नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज एक नया अधिनियम शुरुआत कर रहे हैं और इस अधिनियम के इतिहास के बारे में से सामान्य तौर पर मैं अधिनियम की जब शुरुआत करता हूं, एक्ट की शुरुआत करता हूं, तो मैं उसके इतिहास से चीज़ों को रिलेट करके बताते जाता हूं। लेकिन आज इस अधिनियम को हम सीधे शुरू करेंगे, क्योंकि जो इसके ऐतिहासिक चीजें हैं वो ऐतिहासिक चीजें आगे जाकर के इस अधिनियम में लिखी दी गई, तो फिर उसको एक बार पढ़ना फिर दोबारा पढ़ना एक बेवकूफ़ी भरा निर्णय होगा। इसलिए हम सीधे शुरुआत करेंगे और सीधे चीजों को समझते और पढ़ते जाएंगे। अमूमन जब मैं क्लास लेता हूं तो मेरी क्लास तो ऐसे ही स्लो होती है, लोग बोलते हैं फास्ट करके देखते हैं, लेकिन आज का क्लास थोड़ा और स्लो होगा। ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम को शुरुआत में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और जब इसका परिभाषा खत्म हो जाएगा तो परिभाषा के बाद ये अधिनियम बड़ी तेजी से चलेगा। जो इसका खेल है, अगर परिभाषा को अच्छी तरीके से समझ गए तो ये अधिनियम फिर आगे जितनी भी गति से मैं पढ़ाऊंगा उस गति को आप कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ मेंटेन कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ चीजें और भी देखेंगे जो इस अधिनियम में दी गई हैं या फिर इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रयोग किए गए हैं। तो थोड़ा क्लास लंबा चलेगा, हो सकता है लंबा, मतलब कहने का मतलब यह है कि बीच बीच में आपका जो कंटेंट है वो जल्दी कवर नहीं होगा, लेकिन चीजें कुछ बीच बीच में एक्स्ट्रा आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का जो अधिनियम है इसको कहा जाता है चलिए शुरू कर रहा हूं, फिक्र न करें। स्वपाक और मनः प्रभाव, स्वपाक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, जैसा कि नाम से ही पता है कि यह 1985 में लाया गया होगा, इसलिए इस अधिनियम के सामने 1985 शब्द लिखा गया है। अगर इसको अंग्रेजी में बोलें तो अंग्रेजी में बहुत आसान सा नाम है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। अब ये 85 वाला अधिनियम स्वपाक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में क्यों लाया गया, इसके उद्देश्य के भी बारे में आगे ही पढ़ेंगे। लेकिन इस अधिनियम की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये 1985 का संसद ने 1985 में और भी अधिनियम लाए होंगे, तो ये 1985 का जो अधिनियम संख्यांक है, अधिनियम संख्यांक मेरे ख्याल से 86 था, ये 61 है। अब इसका क्या मतलब है, 61 है मतलब कि ये 1985 में केंद्र सरकार ने यानी भारतीय संसद ने इससे पहले 60 अधिनियम और पारित किए थे या संशोधित किए थे, जो भी किया होगा। ये 61वां नंबर का अधिनियम था जो कि 1985 में बना था। तो कभी कभी प्रश्न घुमाने के लिए पूछ देता है और भी चीजें पूछ देते हैं। ठीक, अगला इसमें से जो सवाल जहां से बन सकता है वो है डेट पर। जो डेट है 16 दिसंबर 1985, 16 दिसंबर 1985, ये कौन सा डेट है, तो ये तिथि है जब यह राजपत्र में प्रकाशित होता है। यानी अगर आपसे पूछे कि स्वपाक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट
1985 को कब पारित किया गया? तो आपका उत्तर होगा 16 दिसंबर 1985। कभी कभी पूछता है, आपसे पूछे कि राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो आप कहेंगे 16 दिसंबर 1985। आपसे तीसरा सवाल पूछे कि राष्ट्रपति ने इस पर कब साइन किया, कब अंतिम स्वीकृति दी, तो उसका भी डेट सेम होगा 16 दिसंबर 1985। लेकिन ये डेट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अंदर की चीजों को समझना ही उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी डेट तो आपको थोड़ा बहुत देखते देखते याद हो ही जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब आपका ये अधिनियम क्यों लाया गया, इसके विषय में आपके इसी अधिनियम में सबसे ऊपर दिखा गया है। देखिए आपका अधिनियम, अगर आप नोट्स उठाएंगे तो देखेंगे, प्रिंट जरूर करा के रखो मेरे बच्चे। प्रिंट करा के रखोगे तो पढ़ना आसान होगा और एग्जाम निकालना आसान होगा, इसीलिए दे दिया है प्रिंटेबल, उसको प्रिंट करवाइए और रखिए। इसका लाने का उद्देश्य क्या था, यानी ये अधिनियम अगर आता है तो इस अधिनियम से क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या परिवर्तन होने वाले हैं। तो सबसे पहला बात देखते हैं, कहता है स्वपाक औषधियों से संबंधित विधि का समीकरण। सबसे पहली बात तो यह अधिनियम जो है दो चीजों को कवर करेगा। सबसे पहली बात तो नार्कोटिक ड्रग को कवर करेगा और दूसरा किसको कवर करेगा, मना प्रभावी पदार्थ यानी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कवर करेगा। ठीक, तो ये अधिनियम दो चीजों को कवर कर रहा है। एक तो अगर हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगा स्वपाक औषधि, और दूसरी चीज जिसको कवर करने वाला है ये, वो होगा मन प्रभावी पदार्थ। स्वपाक औषधि मतलब एक ऐसा नशीली चीज जो कि कभी औषधि के रूप में भी उपयोग आ जाता है। नार्कोटिक्स मतलब नशीला और पदार्थ मतलब औषधि मतलब दवाई। ऐसी औषधि जो कभी कभी ऐसा नशीला पदार्थ जो कभी कभी दवाई के लिए उपयोग होता है और कभी कभी नशा के लिए उपयोग होता है, उसको हम बोलेंगे स्वपाक औषधि, उसको हम बोलेंगे नार्कोटिक्स। उसी प्रकार से मना प्रभावी पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जो कि मन को प्रभावित करता है। तो मन को तो प्रभावित सभी पदार्थ करते हैं। खाना खाते हैं, मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, तो अगर कुत्ता काट के खाना भी मन को प्रभावित करता है तो हर चीज मन को प्रभावित करता है। तो फिर यहां मना प्रभावी का मतलब क्या है कि ऐसा कोई पदार्थ जो आपको लत लगा सकता है, आपकी आदत बन सकता है, उसको हम बोलेंगे मना प्रभावी पदार्थ। दो तरीके की चीजों को यह कवर करेगा अधिनियम, एक तो स्वपाक औषधि यानी नार्कोटिक ड्रग्स को, और दूसरा मना प्रभावी पदार्थ। और इन सब ये दोनों चीजों के लिए सबसे पहला ये उद्देश्य इसका है विधि का समीकरण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको जरूर लिखिएगा ना, इसको जरूर लिखिएगा कि सबसे पहला उद्देश्य क्या है, विधि का समीकरण। विधि का समीकरण कहने का मतलब एक तरीके से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कानून है, उन कानूनों को एक ही जगह से कोऑर्डिनेट यानी समन्वित करके उस कानून की व्यवस्था की जाए, उसी को कहेंगे आप विधियों का समीकरण, यानी एक जगह इंटीग्रेट कर देना। दूसरा, इस विधि का समीकरण करने और जो विधि पुरानी समय से चल रही थी उस विधि का संशोधन करने के उद्देश्य से भी। तो ये अधिनियम आगे कहीं पढ़ेंगे कि विधि का समीकरण कर रहा है, कई तरीके की विधियों को मिलाकर के एक तरीके का कानून दे रहा है, तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसका उद्देश्य ही था विधि का संशोधन करना, यानी पुराने जो कानून है, पुराने जो कुछ अधिनियम होंगे, चाहे कोई नियम होंगे, उस नियम को संशोधन करने की शक्ति यह अधिनियम रखता है। इसके अलावा
जो भी स्वपाक औषधि है या मन प्रभावी पदार्थ है, इन सब के लिए, इन सब पर नियंत्रण के अलावा विनियमन के अलावा अवैध व्यापार को रोकने, पॉइंट वाइज लिख देता हूं, अवैध व्यापार के विषय में नियम, किसको अवैध व्यापार बोलेंगे उन सब चीजों को बताएगा। इसके अलावा प्रयुक्त संपत्ति के समहरण, यानी जो क्या बोलते हैं, स्वपाक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ को बनाने, बेचने या फिर रखने, जहां पर भी कोई संपत्ति उपयोग में हुई है उसको जब्त करने का अधिकार। प्रयुक्त संपत्ति का समहरण लिखें या फिर जब्त लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा, जब्ती। ठीक, प्रयुक्त संपत्ति का समहरण यानी जब्ती। इसके साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन हुए हैं, अगर हिंदी में बोले तो अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, उनको लागू करने के लिए भी कन्वेंशन ही लिख रहा हूं। कन्वेंशन लागू करने के उद्देश्य से, और बस ये लागू करने के उद्देश्य से, और जो दंड है या फिर जो नियम है उन नियमों को नियम कड़े यानी सख्त, कड़े मतलब सख्त करने हेतु। तो अब ये बात समझ में आ गई है और इसको जरूर लिखिएगा ये 8 पॉइंट को, कि ये अधिनियम जो लाया गया, ये अधिनियम पुराने जो कानून चल रहे थे उन कानूनों को इंटीग्रेट करता है, पुराने कुछ कानूनों को संशोधित करता होगा, स्वपाक औषधि या मन प्रभावी जो पदार्थ है उस पर नियंत्रण करता होगा, विनियमन करता होगा, अवैध व्यापार का विनियमन करता होगा यानी अवैध व्यापार को रोकने का काम करता होगा। इसके अलावा उसके व्यापार मतलब जो संपत्ति उपयोग हो रही है उसके समहरण की यानी क्या बोलते हैं, जब्ती के लिए, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत कहीं अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन लागू करने हेतु, यानी भारत कहीं बाहर गया, दूसरे देश में कोई मीटिंग हो रही है, वहां कोई उसने संधि साइन कर दी कि भाई हम अपने यहां इस प्रकार के जो नशीले पदार्थ है उसको बेचने से रोक लगाने का प्रयास करेंगे या रोक लगा लेंगे। तो अब आएगा भारत का जो व्यक्ति गया होगा, राष्ट्रपति गए, प्रधानमंत्री गए, जिससे भी सील साइन हुआ होगा, तो अब भारत उसको लागू करेगा और जो पुराने नियम थे इसके लिए उसको और कड़ा किया जाएगा। कड़ा करने का मतलब क्या है कि जैसे कोई दोषी है तो उसको मान लेते हैं पहले थाने से जमानत मिल जाती थी, अब उसको कोर्ट से जमानत होगी। पहले कोई दोषी है उसको 2 साल की सजा थी, उस सजा को 10 साल किया जाएगा। पहले कोई दोषी है उसको, वो निर्दोष है, उसको साबित करने का भार सामने वाली पार्टी पर रहता होगा, यानी जो पुलिस पकड़ती होगी उस पर, लेकिन अब जो है उस पर हो जाएगा। इस तरीके से नियमों को कड़ा करने के उद्देश्य से बनाया गया। तो इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा, आगे आने वाले समय में ये काम आ सकता है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि ये अधिनियम भारत गणराज्य के 36वें वर्ष में, 36 होगा ना, 36वें वर्ष में अपनाया जाता है। तो यहां पर लिख देता हूं,
ये 1985 का अधिनियम है और ये भारत गणराज्य के 36वें वर्ष में अधिनियमित होता है यानी अपनाया जाता है। ठीक, और 36वां वर्ष काउंट कैसे करना है, तो बहुत सामान्य सी बात है। हम क्या करेंगे, 1985 में से इसको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, 1985 पता है तो आप बना सकते हैं। 1985 में से 1949 घटा देंगे। 1949 घटा रहे हैं क्यों, क्योंकि 1950 में हमारा गणतंत्र लागू होता है, तो 1950 पहला साल हो ही जाता है, तो एक साल वो है, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 36 ही आएगा और यही उत्तर है। यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है फैक्चुअल प्रश्न, तो याद रखना है, नहीं रखना है कोई बात नहीं। 85 का है तो याद रखिए कि उससे हम 1949 घटा करके उसको निकाल सकते हैं। 1950 पहला साल हुआ, 51 दूसरा, 52 तीसरा, ऐसे करके जोड़ेंगे तो भी 1985 आपका 36वां साल हो जाता है। वैसे तो इस अधिनियम की अब शुरुआत अब करने वाले हैं हम लोग, और इसके अंतर्गत जो हमको टोटल धाराएं पढ़नी है, वो टोटल धारा है, शायद मेरे को लगता है, थोड़ा सा भूल जा रहा हूं, 82 या 83 है। ठीक, ये कुछ धारा है, जो भी होगा उसको पूरा पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। कुल जो अध्याय पढ़ने हैं उसके अंतर्गत अध्याय 6 अध्याय हैं, लेकिन बीच बीच में जब संशोधन हुआ तो अध्यायों के बीच में भी कुछ अध्यायों को जोड़ दिया गया। जैसे मान लेता हूं अध्याय 2 है तो अध्याय 2 का एक क बना दिया गया, ये भी एक अध्याय हो गया, तो उसको भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे। धारा के पीछे परेशान मत होना, बन जाएगा, परेशान नहीं होना। सबसे पहला अध्याय जहां से शुरू होता है जिसको हम बोलेंगे प्रारंभिक, और प्रारंभिक अध्याय जो है वो एक लंबा अध्याय है जिसके अंतर्गत हमको 3 धाराएं पढ़नी है। तो शुरू करता हूं अध्याय। इस क्लास को देखने के बाद आप ये भी जान जाएंगे कि कौन सा गांजा अच्छा है, कौन सा गांजा खराब, कौन सा भांग अच्छा है, कौन सा भांग खराब, कौन सा कोकीन अच्छा है, कौन सा कोकीन खराब, कैसे बनता है कोकीन, सब चीजें इसमें पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है और बहुत मजेदार है। जो शौकीन लोग हैं उनके लिए तो और मजेदार, कभी भविष्य में उपयोग करना होगा। वैसे तो करना नहीं चाहिए, लोग मना करते हैं, लेकिन अपनी अपनी इच्छा की बात है, अगर मन करे तो कभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या समस्या है, जीवन एक ही है, करना भी चाहिए आदमी को। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। भगवान शिव तो जहर पी गए ना, आप नहीं पिएंगे तो उस जहर को कोई और पिएगा। तो बनना है तो शिव शंकर बनो ना यार, ठीक। खैर वो सब एक मजाक की बात है। इस प्रारंभिक के अंतर्गत हमको 3 धाराएं पढ़नी है, जिसके अंतर्गत पहला धारा होगा, दूसरा धारा होगा और तीसरा धारा होगा। हम पहले धारा से शुरुआत कर रहे हैं, धारा 1। धारा 1 हमेशा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ को बताता है। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। संक्षिप्त नाम वही होगा जो हमने पढ़ा, स्वपाक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। दूसरा शब्द जो है विस्तार, विस्तार को थोड़ा सा समझना है, विस्तार शब्द को। और ये सामान्य तौर पर हम लोग अभी तक जो भी अधिनियम आप पढ़े होंगे उसमें विस्तार जो होता है या तो संपूर्ण भारत में होता है या जम्मू कश्मीर को छोड़ करके होता है। जम्मू कश्मीर हट गया तो संपूर्ण भारत में ही होता है, लेकिन यहां पे विस्तार कुछ अलग है।
यानी ये अधिनियम कहां कहां पर लागू होगा उसको कहेंगे विस्तार। तो सबसे पहला तो संपूर्ण भारत में लागू होगा, पॉइंट नंबर 1, संपूर्ण भारत में। यानी यहां पर शुरू से जब यह अधिनियम बना 1985 से, तब से ही किसी प्रकार का जम्मू कश्मीर कोई अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर को भी संपूर्ण भारत में ही जोड़ा गया है, जम्मू कश्मीर को अलग नहीं रखा गया। दूसरा नंबर पॉइंट है, विदेश में भी लागू होगा, लेकिन विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक पर लागू होगा। विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक, उसने यानी उसकी नागरिकता भारत की है, लेकिन जाके विदेश में रह रहा है या विदेश गया है और वहां उसने कोई अपराध कर दिया इस अधिनियम के अधीन, तो उसे भारत में सजा मिलेगी। मान लेते हैं कोई पाकिस्तान चला गया, खैर पाकिस्तान को तो हम विदेश भी नहीं मानते, अमेरिका को मानेंगे, चाहे तो फिर ब्रिटेन को, इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड चला गया, यहां से 15 दिन के लिए गया इंग्लैंड, वहां कोई कांड करके आया और पता चला भारत सरकार को, यहाँ की शासन व्यवस्था को, तो उसे सजा दे सकती है इस अधिनियम के अंतर्गत, भले ही वो विदेश में रहा और वहां पर वह कांड किया, लेकिन मतलब जो भी अपराध किया, लेकिन वह भारत का नागरिक है इसलिए। तीसरा जो है, अगला नंबर पॉइंट जो है वह कहता है भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयान पर सभी व्यक्तियों पर, मतलब इसको थोड़ा समझ लेते हैं और लिख भी लेते हैं। भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान, जलयान, थोड़ा विस्तार से लिख रहा हूं, और पोतों पर। पोतों पर मतलब ये क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बंदरगाह। बंदरगाह, ठीक। ये बात थोड़ी समझने, पोतो वायुयान और सभी उसमें, ये क्या बोलते हैं इसको, जलपोत नहीं, जलपोत जलयान हो गया, इसको बोलेंगे पोतों पर, मतलब इसको एक तरीके से जलयान बोल सकते हैं, इसको पोत ही लिखिए। पोत मतलब जल जहाज समझिए, और उसको क्या बोलते हैं, बंदरगाह। बंदरगाह पर भी लागू होगा, लेकिन उसको भी अभी समझाता हूं। और इसके अलावा पोतों पर, सभी व्यक्तियों पर, तो पर, और इसके अंतर्गत यहां पे लिख रहा हूं सभी व्यक्तियों पर। एक केस समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं एक हवाई जहाज है, ठीक, ये हवाई जहाज है, और ये हवाई जहाज जा रहा है कहां, कहीं भी जा रहा होगा, उससे हमको क्या, लेकिन जा रहा है विदेश, जा रहा है मान लेता हूं अमेरिका। ये हवाई जहाज कहां का है, भारत का है। भारत का मान लेते हैं एयर इंडिया जो है, अमेरिका जा रहा है। इस एयर इंडिया में एक आदमी बैठा है, अगर वह अपराध करता है तो क्या ये लागू होगा, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है तो उसको सजा मिलेगी? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वो भारत का नागरिक होगा तो उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, वो है अमेरिका का ही नागरिक है और अमेरिका जा रहा है, लेकिन उसके पास कुछ इस अधिनियम के अंतर्गत जो वर्जित पदार्थ हैं वो पाए गए, तो आप कहेंगे कि हाँ सर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये भारत जो है, ये जो प्लेन है दिल्ली के, जो इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट से उड़ रहा है, तो चूंकि यह संपूर्ण भारत के अंदर लागू है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भारत के अंदर है तो भी मिल जाएगा। तो पहला केस देखा कि वो विदेश का नागरिक है तो भी भारत में है तो मिल गया। पहला केस तो देखा कि वो भारत का नागरिक था तो मिल गया, ठीक। दूसरा केस देखा कि भारत का नागरिक नहीं है, विदेश का नागरिक है तो भी मिल गया। क्यों? तब क्यों मिला अगर विदेश का नागरिक है? क्योंकि ये जल जहाज जो हवाई जहाज वो इंदिरा गांधी स्टेडियम पर खड़ा था। तीसरा केस देखें कि मान लेता हूं ये यहां से उड़ के चला गया, ठीक। अब दूसरा केस देखते हैं कि ये इंदिरा गांधी स्टेडियम पर खड़ा नहीं है बल्कि अमेरिका के किसी अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पर खड़ा है, लेकिन ये जहाज कौन सा है? इंडियन है, यानी भारत में इसको रजिस्ट्रीकृत है, यहां से ये काम काज चलाता है। इंडिगो है चाहे जो भी फ्लाइट है वो कामकाज भारत से चलाता है। तब की स्थिति में इसमें कोई अवैध गतिविधि होता है, इस अधिनियम के अंतर्गत मान लेते हैं गांजा अपराध है, भांग अपराध है, वो लेकर के कोई आदमी इसमें घूम रहा है, तो क्या उसको सजा मिलेगी? तो कहेंगे हां, तीसरे पॉइंट के अंतर्गत उसको सजा मिलेगी, क्योंकि वो भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान है, यानी भारत का वायुयान है, भले अमेरिका में खड़ा है। अमेरिका में खड़ा है, अमेरिका में मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप गांजा बेचो, भांग बेचो, कुछ भी बेचो, कोकीन बेचो, ऐसा बेचो, ऐसा बेचो, सब बेचो, कोई दिक्कत नहीं है अमेरिका में। अगर मान लेते हैं केस और अमेरिका में खड़ा है और एक आदमी वहीं बेचने लगा जो कि अमेरिकी आदमी है, लेकिन चूंकि वो वायुयान जो है वो भारत का है, इसलिए उसको सजा मिलेगी इस अधिनियम के अंदर। तीनों केस हम लोग मेरे ख्याल से समझ गए हैं और ये महत्वपूर्ण केस है। पहला केस हमने समझा कि भारत का नागरिक है, चाहे वो भारत में रहे चाहे कहीं पर भी रहे, भारत में रहे चाहे कहीं पर भी रहे उस पर लागू होगा। अमेरिका में जा करके कोई आदमी, भारत का वहां वायुयान भी नहीं है लेकिन वहां भी गांजा बेच रहा है और पकड़ा गया, तो भारत के कानून के अंतर्गत उसको ला करके यहां सजा देंगे। सजा तुम्हारा है, लो वैसे, ठीक। और ये तो रहा नागरिक वाला। भारत का नागरिक नहीं है, दूसरा कंडीशन देखें, भारत का नागरिक नहीं है तो भी सजा मिलेगी। अगर वो भारत के अंदर कोई घटना दुर्घटना करता है, जैसे आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में आपको गांजा चाहिए तो कोई समस्या नहीं है, आप कहां जाएंगे जान रहे हैं? एक वहां होती है समुदाय जिसको बोला जाता है हफ्सी। हफ्सी हफ्सी एक्चुअल में क्या होते हैं? एक तरीके के होते हैं निग्रो। निग्रो मतलब ये अफ्रीका वाले क्षेत्र से आए हैं और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए, और इनका मुख्य काम ही यही होता है। क्या होता है? यही गांजा बेचना, मतलब अवैध एक्टिविटी में लोग लगे रहते। अब ये आदमी पकड़ा गया, हफ्सी बेचते हुए पकड़ा गया, तो क्या उसको सजा मिलेगी? हाँ। क्यों? क्योंकि संपूर्ण भारत में लागू है, भारत के ही कोने में तो एक दिल्ली है और वहां बेच रहा है, मतलब दिल्ली के कोने में एक बेच रहा है, वो झाड़ी के बीच बीच में से जाना पड़ता था। मैं भी एक बार गया था वहां देखने की कैसे होता है, क्या होता है, कैसे लोग लेन देन करते, खुलेआम बेचते। हफ्ता जाता होगा पुलिस को, पैसा जाता होगा तभी तो बेच पाते होंगे, वो एक अलग मामला है। तो वैसा बेचते हैं, लेकिन भारत में है तो लागू हो गया, उसको पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भारत का नागरिकता ले लिया है, कहीं बाहर जाके बेचा, नेपाल में जाके बेच रहे तो भी पकड़ लेंगे। अगर मान लो हमने एक वो बनाया है, क्या दुबई में गए हम, या दुबई नहीं जाते हैं, पास चलते हैं ना, श्रीलंका। श्रीलंका का एक जो क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह है, उस बंदरगाह को भारत की सरकार ने खरीद लिया और बोला कि ये बंदरगाह अब हमारा हो गया। श्रीलंका की सरकार ने बोला ठीक है, हम इस बंदरगाह को आपको 10 साल के लिए दे देते हैं, 50 साल के लिए दे देते हैं। अब उस बंदरगाह में कोई इस प्रकार से अवैध कार्यवाही, अवैध एक्टिविटी हो रही है तो क्या सजा मिलेगी? बिल्कुल सजा मिलेगी, क्योंकि वो जो पोत है, वो जो बंदरगाह है, वो कहां रजिस्ट्रीकृत है? भारत में रजिस्ट्रीकृत।
तो वहां के जो जहाज होंगे वो किसके कंट्रोल से चलेंगे? भारत के कंट्रोल से चलेंगे। भारत चाहेगा तो किसी जहाज को आने देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं जाने देगा। और वहां पे कोई अवैध एक्टिविटी हो रही है तो क्या लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसका प्रारंभ कब से होगा। तो प्रारंभ के लिए बहुत सामान्य सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं प्रारंभ के विषय में। प्रारंभ यानी इसकी शुरुआत कब से होगी? प्रारंभ, केंद्र सरकार इसके लिए अधिसूचना निकालेगी कि इस तिथि से इसको शुरू कर रहे हैं, भारत में लागू हो जाएगा। दूसरा, अधिसूचना निकालेगी। दूसरा, उपबंध, उपबंध मतलब नियम, अलग उपबंध, अलग 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 उपबंधों के लिए अलग अलग अधिसूचना निकाली जा सकती है। अलग राज्य क्षेत्र के लिए अलग अलग अधिसूचना निकाली जा सकती है। यानी केंद्र सरकार चाहे तो संपूर्ण भारत में संपूर्ण अधिनियम को एक साथ लागू करते, केंद्र सरकार चाहे तो अधिनियम के कुछ नियम, कुछ शर्तों को पूरे भारत में लागू कर दे। केंद्र सरकार चाहे तो एक राज्य के लिए अलग तिथि घोषित करे, अगले राज्य के लिए अलग तिथि घोषित करे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कहीं पर कोई समस्या नहीं है। मेन पूछ सकता है इसको, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है, विस्तार वाला। तो संपूर्ण भारत, विदेश में रह रहे नागरिक, भारत नागरिक और रजिस्ट्रीकृत वायुयान जलपोत जो कि भारत में रजिस्ट्रीकृत हो। बाकी तो संभवतः कहीं से कोई सवाल पूछने वाला नहीं। अब अगला सवाल देखते हैं, और यहां से प्रश्न है और जो चीजें हैं वो मजेदार होने वाली हैं। अब देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 के अंतर्गत जो बात कही गई है वह बात कही गई है परिभाषा के संबंध में। यानी कुछ चीजें, अध्याय 2, कुछ चीजें आगे चलकर इस अधिनियम में उपयोग होंगी, उनको हम यही बता देना चाहते हैं, ऐसा ये अधिनियम कहना चाहता है। इसलिए हम परिभाषा बता देते हैं गुरु पहले, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो परिभाषा के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं और आपको अलग अलग इसमें धारा उपधारा के हिसाब से पॉइंट वाइज प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे जो पूछेगा उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, वहीं से प्रश्न पूछेगा। ऐसा नहीं पूछेगा कि उपधारा में 2 में कौन सी चीज की परिभाषा दी गई है, उपधारा 5 में कौन सी चीज की परिभाषा दी गई है, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहली परिभाषा जो है वो देता है पॉइंट नंबर 1 में, और कहता है व्यसनी। व्यसनी कौन होगा? व्यसनी मतलब जिसको लत लग गया है, ध्यान रखना। व्यसनी मतलब जो व्यक्ति आश्रित हो गया है, किस पर? ड्रग्स पर, नार्कोटिक्स ड्रग्स पर, या मन प्रभावी पदार्थ पर, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पर आश्रित हो गया है, यानी कुल मिला के वो नशेड़ी हो गया है, उसके बिना उसका जीवन चलना संभव उसे नहीं लगता, तो उसको हम बोलेंगे व्यसनी। दूसरा शब्द आपके अधिनियम में दिया गया है जिसको बोला गया है बोर्ड। बोर्ड आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। व्यसनी समझ गए, बार बार व्यसनी शब्द का प्रयोग आएगा। बोर्ड कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है। यानी जो केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के अंतर्गत केंद्रीय सीमा शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड गठित किया गया है, उसे ही हम बोर्ड कहेंगे। आगे कहीं बोर्ड शब्द का प्रयोग आएगा तो आप मानिएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड। अगर आपको पूछे कि इस बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था,
तो आप बताएंगे केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड बना था। यहां पर जब भी हम अधिनियम में आगे बोर्ड कहेंगे तो आप ये समझिएगा कि यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की ही बात कर रहा है। अब अगला जो शब्द है जिसको कहा जाता है और जहां से प्रश्न आएगा उसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा आगे चीजों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक, आगे जो शब्द है, जिस शब्द को मैं लिख देता हूं फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ये प्रश्न यहां से बनेगा ही बनेगा। ये जो तीसरा नंबर पॉइंट है इसको बोलते हैं कैनेबिस। कैनेबिस, इसी को बोलते हैं हैम्प। हैम्प, हैम्प। ठीक, कैनेबिस या हैम्प, इसका मतलब क्या है? कैनेबिस या हैम्प किसको बोला जाएगा? चलते हैं, देखो आ जाए तो समझ में आ जाए। मैं बोला था थोड़ा स्लो चलेगा, बीच बीच में कुछ कुछ चीजें आएंगी, तो यही चीज है जो आ रही। यहां पर मैं गूगल में सर्च करता हूं गांजा का पौधा। ठीक, गांजा का पौधा देख लिया। अब इसमें इमेज में जाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये है, थोड़ा बड़ा करता हूं, ये जो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है इमेज में अच्छे से? हाँ, तो ये है गांजे के पौधे की पत्ती। ठीक, सामान्य जो ऐसे नॉर्मल ही पत्ती, एक दो पत्तियां इसी के जैसी दिखती हैं तो कभी कभी पता नहीं चलता। अगर दूसरा देखें तो ये कहेंगे ये है आपका गांजे का पौधे का जो पौधा है वो है। ठीक, इसकी हाइट लगभग 3 फीट से लेकर के 8 फीट तक हो सकती है। जैसी प्रजाति होगी वैसी ही होगी। ये जो चीज है, ये गांजा जो है, गांजे का जो पौधा है, ये पौधा जो है वह कैनेबिस या हैम्प प्रजाति का है। पौधे को अलग अलग प्रजातियों में बांटा जाता है जो वनस्पति शास्त्री होते हैं उनके अनुसार। तो अगर आपसे पूछे कि गांजे का पौधा किस प्रजाति का है तो आप कहेंगे कैनेबिस प्रजाति या हैम्प प्रजाति का पौधा होता है गांजे का पौधा। ठीक, और इसी कैनेबिस या हैम्प प्रजाति के गांजे के पौधे के विषय में बात की गई। अब इसमें आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं जो कि आप थोड़ा सा समझेंगे तो और अच्छा होगा। कहां गया वो? जैसे ये इस इमेज को अगर देखें, ये इमेज अगर बड़ा हो जाए तो और अच्छा है। हो रहा है? दिख रहा है क्या इसमें? नहीं दिख रहा है, तो दूसरा इमेज देखता हूं। इसी में नहीं आएगा क्या? हाँ, ये वाला इमेज काम आ जाएगा। ये पौधा अगर देखेंगे आप, दिख रहा है ना? क्योंकि इसको देखना और समझना बहुत जरूरी। इस पौधे को अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो इस पौधे को आप देखेंगे तो कुछ चीजें आप देख पाएंगे। सबसे पहला तो आप देख रहे हैं कि इस पौधे में पत्ती है। ये पत्ती है, ये पत्ती है। दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि इस पत्ते में फूल है या तो फल है। और तीसरा चीज देख रहे हैं कि ये तना है जिसमें पौधा पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप होली के समय जो भांग पीते हैं वह गांजे के पौधे से ही मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? मान जाएंगे? क्या आपको मालूम है कि गांजा का पौधा और भांग का पौधा एक ही होता है? पहले तो इस चीज को ध्यान रखिए। सबसे पहला चीज देखिए कि एक चीज है गांजा, एक चीज है भांग, एक चीज है चरस। कहते हैं उसने मेरी जिंदगी में चरस बो रखा है।
वो चरस बोना यही, ठीक। ये तीन चीजें। अगर इस पत्ती को पीस करके आपको मैं दूं तो मैं कहूंगा आपको क्या दे रहा हूं, भांग दे रहा हूं। इसी को कहा जाता है भांग। यानी कैनबिस प्रजाति के पौधे की पत्ती जो होती है वो भांग कहलाती है। दूसरा गांजा, गांजा जिसको ऐसे जय शिव शंकर ऐसा करके पीते हैं, वो गांजा ये है। इसका जो फूल है इसको कहा जाता है गांजा, जो कि अवैध माना जाता है, जिसकी आप खेती वेती नहीं, मतलब वो क्रय विक्रय आदि नहीं कर सकते। तीसरा नंबर पॉइंट, कभी कभी आप देखे होंगे पहले आता था भोला मुनक्का, मधु मुनक्का, बम लहरी, शिव लहरी और रॉकेट, कुछ ऐसे ऐसे नाम से आते थे। छोटी छोटी गोलियां होती थी और उसको एक पैकेट में रहता था, बस एक छोटा सा गुड़ के साथ उसको खाया जाता था। उसको क्या बोला जाता है, वो क्या होता है एक्चुअल में, वो होता है एक्चुअल में यही भांग होता है। यानी उसमें इसकी पत्तियों को मिला करके उसको बनाया जाता है। अब बाजार में जैसे शराब की दुकान होती है, वैसे ही भांग की बिक्री की दुकानों के लिए भी लाइसेंस लगता है और उसका चीज वो बिकता है। बिना लाइसेंस के बेचना भांग को गैर कानूनी है। गांजा बेचना तो गैर कानूनी है ही, गांजा तो नहीं मिलेगा आपको मार्केट में लीगली, लेकिन भांग आपको लीगली मिल सकता है। ये दो बातें हुई। अब गांजा भांग तो बता दिया। अब तीसरा बात है जिसको कहेंगे चरस। चरस क्या है? चरस एक्चुअल में कुछ नहीं है। चरस है ये जो पौधा है, जैसे मान लेते हैं आप वो करते हैं लौकी, लौकी को पीस के उसका जूस निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से इसका जो तना होता है, या फिर आप एक ओक का पेड़ होता है, या फिर आप बरगद का पेड़ होता है, किसी प्रकार का पेड़ होगा, जो भी पेड़ हो, उस बरगद के पेड़ में जो पत्ती वाला भाग है उसको ऐसे थोड़ा सा छेदिए तो दूध जैसा पदार्थ निकलता है। उसी प्रकार से पदार्थ इसमें निकलता है जिसको बोला जाता है, जो इसको जिसको सामान्य तौर पर बोलते हैं क्या, अगर आप विज्ञान की भाषा में उसको बोलेंगे तो आप बोलेंगे उसको रेजिन। रेजिन मतलब एक तरीके से लसलसा पदार्थ। और जब उस लसलसा पदार्थ को एक्चुअल में क्या है कि इसका जो तना है, उस तने को आप ऐसे ऐसे रगड़िए, किसी भी पत्ती को आप ऐसे ऐसे रगड़िए, तो उस पत्ती से आप, या फिर उसका तना जो है जहां से उसमें पानी ज्यादा रहता होगा, उस तने को ऐसे ऐसे रगड़िए तो वो आपके हाथ में चिपक जाएगा। ठीक, चूंकि लसलसा होगा चिपक जाएगा। फिर ऐसे 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 साथ कर कभी फेविकोल लगाए होंगे हाथ में, तो उसको ऐसे रगड़ते जाइए रगड़ते जाइए रगड़ते जाइए, धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते वो कैसा एक काला रंग का हो जाएगा, एक धूसर कलर का आ जाएगा। और उसी धूसर कलर का जो लसलसा पदार्थ होगा जिसको आप बोलेंगे चरस। यानी अगर मैं एक लाइन से कहूं तो मैं कह सकता हूं गांजा हो, भांग हो या चरस हो, सब चीजें एक ही पौधे से मिलती है और उस पौधे का नाम है यही एक पौधा जो कि क्या बोलते हैं उसको, केनाबिस। यानी इसको अगर एक और शब्द बोला जाता है मरीजुआना। कैनाबिस या मरीजुआना ग्रुप का होता है और उसी को कहा जाता है, उसी में से जो पत्ती होती है जिसको भांग कह देते हैं, जो फूल वाला भाग है उसको गांजा कह देते हैं, और उसका जो रस निकाला जाता है, रस निकाल करके सुखा दिया जाता है, उसको कहा जाता है चरस। तो चरस का रंग हमेशा कैसा होगा, क्योंकि आप खुद ही अगर थोड़ा सा चावल भी ले लें, मतलब बना हुआ चावल, उसको ऐसे ऐसे रगड़िए, कुछ देर में आपका हाथ के मैल वैल से वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। वैसे तो बहुत सफेद रहेगा लेकिन गंदा हो जाएगा। तो वैसे ही कलर का रहेगा चरस। अब अगर चरस भी देखना है तो चरस भी दिखाता हूं, चरस भी दिखा देता हूं। पता नहीं पढ़ के सेलेक्ट हो ना हो, वैसे भगवान करे कि हो ही जाओ, लेकिन कम से कम चरस देख तो लो, कभी कोई बेवकूफ ना बना दे। वैसे इस धंधे में मत जाना, बहुत सजा है इसमें, बहुत ज्यादा। चरस, चरस, ये
देखो देखो भैया, चरस, ये है चरस। खुल जा, खुल जा सिम सिम, खुल गया सिम सिम। ये देखिए मालिक, ये है चरस। अब ये चरस को देखो, ये चरस जो है, ये चरस कैसा बना है? ऐसे ऐसे हाथ से बनाया हुआ गोल गोल एक सेवई टाइप का नहीं लग रहा है कि हाथ से ही बना होगा? तो वही चीज है चरस। और ये क्या है? ये उसका फूल है जिसको बोलेंगे गांजा। उसका पत्ती जो होगा उसको क्या बोलेंगे? भांग। कंफ्यूज नहीं होना है, भांग जो है वो हरे रंग का दिखता है, सॉरी गांजा, गांजा जो हरे रंग का सॉरी भांग हमेशा हरे रंग का होगा, चरस हमेशा इस कलर का होगा, ये मटमैला धूसर कलर, गोबर जैसा कलर मान लो। और जो गांजा होगा वो गांजा कैसा होगा? उसका फूल वाला भाग होगा। तो जब फूल वाला भाग होगा तो जाहिर सी बात है कि फूल वाला भाग जो होगा सूखने के बाद थोड़ा सा काला सा दिखने लगेगा। सूखा गांजा अगर लिखूंगा, सूखा गांजा, तो आपको दिख जाएगा। ये तो नेट चला गया क्या? आ रहा है। सूखा गांजा, सूखा गांजा कुछ इस तरीके का है। देखिए एक्चुअल में ये जो है ये, ठीक, मतलब हरा ही होगा, लेकिन इसमें देखिए फूल उल ही है, पत्ती नहीं है। पत्ती क्या है? पत्ती है भांग। अब इतना बात तो समझ गए, गांजा क्या है, भांग क्या है, चरस क्या है। तो किसी के जीवन में चरस बोना है मतलब उसके जीवन में गांजा का पौधा बोना है, या उसके जीवन में भांग का पौधा बोना है, सेम चीज है। ठीक, अब यहां तक बात समझ में आ गई, तो अब चीजें भी समझ में आ जाएंगी। चलिए अब चीजों को समझने के दौर में चलते हैं। आजा, एक बार आजा, जा 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 आजा, आ गया। अब देखिए कैनाबिस या हेम्प के बारे में पूछा है। अब इसके विषय में एक एक पॉइंट देखते हैं कि कैनाबिस या हेम्प क्या है। तो कैनाबिस या हेम्प जो है वो एक तरीके से पौधे की प्रजाति है, और उसके अंतर्गत जो भी पौधे आएंगे वो सब कैनाबिस ग्रुप के पौधे होंगे, या फिर वो सब कैनाबिस ही माने जाएंगे। एक्चुअल में ये अधिनियम ना आगे जा करके आपको कैनाबिस के पौधे को बोना, जैसे आपने गांजा का पौधा बोया, ठीक, जिसको सामान्य तौर पर दुनिया गांजा के नाम से जानती है, लेकिन आप कैनाबिस ग्रुप का दूसरा कोई पौधा बोए जो कि गांजा नहीं है, उसको कुछ और नाम से जानती है, भांजा के नाम से, भांजा के नाम से। अब भांजा के नाम से पौधा बोया, अब भांजा के नाम से पौधा बोया, कानून आपको पुलिस वाले, लोकल पुलिस वाले पकड़ के ले गए, बोले कि भैया ये पौधा है, आप कहते हैं ये भैया पौधा का नाम भांजा है ना कि गांजा, तो मुझे तो जेल नहीं हो सकती। तो जज क्या बोलेगा? जिसके लिए कानून है, जिसके लिए उल्लंघन है, उसी के लिए तो सजा है। जब भांजा का पौधा बोना उल्लंघन है ही नहीं, तो आपको सजा भी नहीं मिलेगी, आप छूट के आ जाएंगे। लेकिन काम तो वो पौधा वही कर रहा है ना जो गांजा वाला पौधा करता। इसीलिए यहां पे कैनाबिस शब्द का प्रयोग किया गया है कि कैनाबिस शब्द का मतलब है कि इसके अंतर्गत चाहे गांजा हो, फांदा हो, गांजा हो, भांजा हो, जो पौधा हो, वो सब पौधे इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला कैनाबिस से अभिप्रेत यानी कैनाबिस का मीनिंग जो होगा वो सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला बात होगा जो कि होगा क, जिसको आप बोलेंगे चरस। चरस भी होगा, वो क्या होगा? कैनाबिस होगा। अच्छा, चरस कैसे बनता है वो तो पता चल गया। उसका जो रेजिन होता है, उसका जो लस्सा होता है, उसको ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, ठीक, चरस। या कुछ और भी तरीका हो सकता है कि उसका रस जो है एक तरीके से जैसे गन्ना पेराई मशीन होता है वैसे पेराई मशीन से उसका रस पूरा निकाल ले, फिर उसको ऐसे ऐसे करके बनाए। तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन उसको इसी प्रकार से सामान्य तौर पर जो ट्रेडिशनल गंज वो चरस बनाने वाले हो इसी तरीके से बनाते। ये ला रहा पहला शब्द। तो चरस तो समझ गए कि चरस बनता कैसे। एक और शब्द कहता है कि इसके साथ और भी चीज है। एक तो है जिसको कहा जाता है हशीश,
और दूसरा शब्द जो है हशीश लिख देता हूं, हशीश। और तीसरा शब्द जो है जिसको बोला जाता है हशीश तेल। अब ये सब तीनों जो है, चरस हो, हशीश हो, हशीश तेल जो हो, वो सब कैनाबिस या हेम्प के रूप में जाने जाएंगे। आगे इसके लिए सजा होगी। तो कल के दिन बोल दिया कि भैया चरस रखा हूं लेकिन हशीश तो नहीं रखा, या फिर हशीश तेल तो नहीं रखा, तो कहेंगे नहीं, अगर तुम हशीश रखे हो या हशीश तेल रखे हो वो भी अपराध है। अब हशीश क्या है? हशीश एक्चुअल में क्या है कि जैसे आपने एक उदाहरण के तौर पर बताने की कोशिश करता हूं, जैसे आपने जो गांजा का पौधा है यानी कैनाबिस ग्रुप का जो वो है, तना है या फिर जो भी है, उससे उसका रस निकाला और रस निकाल करके ऐसे ऐसे बना के सुखा दिया तो चरस बन गया। लेकिन एक केस में ये कहता हूं कि उसको सुखाया ही ना जाए, बस उसको थोड़ा सा गर्म कर दें और एकदम लसा रहे वो, तो अब वो न तो उसका प्योर रस है और न ही वो अभी चरस बना है। पूरी तरीके से सुखा के फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब पूरी तरीके से सुखा के फिर ऐसे ऐसे करके गोला गोला रखते जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आप चरस बन गया। लेकिन अभी चरस भी नहीं बना है, लेकिन वो रस भी नहीं है, क्योंकि रस को तो सुखा के अलग रूप पे रख दिया गया। तो जो रस को चिपचिपा बनाया जाता है उसको कहा जाता है हशीश। और उसको जब तेल में या फिर तेल के रूप में परिष्कृत किया जाता है तो उसको बोलते हैं हशीश तेल। यानी एक तरीके से गांजे के पौधे के रस का चिपचिपा पदार्थ हशीश या हशीश तेल के रूप में आएगा। यह हशीश तेल क्या होता था? हशीश तेल पहले दवाइयां दी जाती थी, उसमें हशीश तेल दिया जाता था, या हशीश तेल से दवाइयां बनती थी। उससे क्या होता था? जैसे दर्द हो रहा है, पीड़ा, दुख, अब ये वाला खा लो, हशीश तेल का बना हुआ दवाई, थोड़ा सा नशा हो गया, सो गए, ओहो बहुत आराम। और हर बीमारी का जो ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है वो दवाई नहीं होती, होती है नींद। जो भी निर्माण या फिर जो भी सुधार के कार्य होते हैं इस दुनिया में, वो सब अंधेरे में होते हैं, सब अंधेरे में। बच्चे को जन्म लेना है, 9 महीने गर्भ में रहेगा, पौधे अंकुरन निकलना है किसी बीज से, पहले छुपा रहेगा, अंकुरन निकलेगा बाद में। जब आपको खांसी हो जाए तो खांसी की दवा डॉक्टर देता नहीं, होता होगा कुछ चीज, लेकिन उसमें नशे की दवाई मिली होती है ताकि आपको नींद आ जाए। जैसे ही आपको नींद आएगा, शरीर आपका अंदर ही अंदर रिपेयरिंग या निर्माण का काम करना शुरू कर देगा। तो जितनी गहरी नींद उतना ज्यादा रिपेयरिंग। इसीलिए इस तरीके की चीजें दी जाती हैं दवाई में ताकि आप सो सकें। एक्चुअल में डॉक्टर चाहता है कि आप सो जाएं और शरीर अपने आप रिपेयर कर देगा। अगर आपको नींद अच्छी आती है तो बहुत सारी चीजें अपने आप रिपेयरिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नींद ही मेन है। तो डॉक्टर क्या चाहता है? जल्दी से जल्दी नींद आ जाए, बस जल्दी से जल्दी नींद आ जाए, सो जाए। ठीक, अब ये बात हो गई। दूसरा शब्द देखते हैं, चरस, हशीश और हशीश तेल समझ गए आप। अब ख नंबर पॉइंट देखता हूं जिसको कहता है गांजा, अर्थात गांजा। गांजा को इस प्रकार से परिभाषित करता है, कहता है कि कैनाबिस जो पौधा है उसका फूलने या फलने वाला सिरा। अब तो समझ गए आप, कैनाबिस सब ये सब चरस किससे निकला? उसी पौधे से। गांजा भी उससे किससे निकलेगा? उसी पौधे से। कैनाबिस पौधे का फूलने या फलने वाला हिस्सा।
अभी हम लोग समझ गए कि जो फूल वाला भाग है या जो फल वाला भाग है जो हम लोग फोटो में देखे थे वही क्या है, गांजा है। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि इस इमेज में मैं जाऊं, अगर होगा तो देखते हैं। हां, इस इमेज में मैं जाऊं और मैं फिर से लिखूं यहां पर जाऊं, चरस के बाद गांजा में था ना, चलिए आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि आपको समझाने के लिए वो बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उसको दिखाई देता हूं और जो चीजें देख सकते हैं उसको देख ही लीजिए। चरस ही चल रहा है यार, चरस, चरस से आखिरी था क्या, चलिए फिर से लिख देता हूं, गांजा का पौधा। गांजा के पौधे में इस फोटो को अगर मैं देखूं और मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, इससे गांजा प्राप्त करना चाहता हूं, इस फोटो से कैसे नहीं खुल रहा है यार, हाँ खुल रहा है। इस फोटो से मैं गांजा प्राप्त करना चाहता हूं या कोई और फोटो मिल जाए तो उससे मैं देखूं जो आपको समझ में। ये फोटो से मैं गांजा प्राप्त करना चाहता हूं। मैं इसके गांजा कौन सा है, उसका फूल वाला या फल वाला हिस्सा जो होगा जहां पर फूल और फल लगे हैं वो गांजा है। लेकिन अगर मैं तोड़ना चाहूंगा तो इसकी पत्तियां भी तो कुछ टूट जाएंगी, कुछ पत्तियां टूट जाएंगी। तो अब सवाल यह है कि आपके सामने या फिर कानून के सामने जब प्रश्न आएगा तो एक जो पदार्थ है, जिस पदार्थ को तोड़ करके जिसको जब्त किया गया है बाजार मतलब पुलिस के द्वारा कभी जब्त किया जाएगा, तो जो भांग है, भांग मतलब उस पौधे का पत्ती वाला भाग, और गांजा, गांजा मतलब उसका फल या फूल वाला भाग। अब यहां पर अगर भांग और गांजा एक साथ हो, यानी जैसे अभी तोड़ा, उस पत्ती को मैं तोड़ूंगा तो उसमें पत्ती भी आएगा और उसके साथ फूल भी आएगा। फूल मतलब गांजा आया और पत्ती मतलब भांग आया। तो भांग के लिए तो सजा बहुत कम है या फिर नहीं के बराबर है, चाहे जो भी होगा आगे। लेकिन गांजा के लिए तो सजा भरपूर है। तो जब गांजा के लिए सजा भरपूर है, वैसी स्थिति में गवर्नमेंट उसको गांजा मांगेगी या भांग मानेगी, क्या मानेगी? तो इसका उत्तर यहीं पर दिया गया है कि यदि फल या फूल यानी कुल मिला के गांजा के साथ पत्ती हो, पत्ती हो, पत्तियां हो, तो पत्तियां भी गांजा ही मानी जाएगी। ठीक, तो गांजा शब्द क्लियर हो गया। चरस, हशीश तेल, हशीश भी क्लियर हो गया, गांजा भी क्लियर हो गया कि भाई अगर फल और फूल के साथ फल, बीज और पत्ती, मतलब फलने या फूलने वाले सिरे जो हैं, यानी फलने और फूलने वाले सिरे मतलब कैनाबिस पौधे के फूलने या फलने वाले सिरा, उसके बाद किसी प्रकार से पत्ती हो या उसका बीज हो, तो उसको भी गांजा के रूप में ही कंसीडर यहां पर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको भांग मान लिए। अब तीसरा नंबर कहता है, उपरोक्त किसी भी प्रकार के कैनाबिस का कोई मिश्रण चाहे निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना निर्मित कोई पेय। मतलब यह कहना चाहता है, ग नंबर पॉइंट कहता है, ग नंबर पॉइंट बहुत सामान्य सी बात करता है और कहता है कि भारत के लोग दिमागदार हैं, कहेंगे न तो हम गांजा रखेंगे, ना हशीश रखेंगे, ना हशीश तेल रखेंगे, ना तो चरस रखेंगे। हम एक काम करते हैं, एक तरीके का हम एक ब्रेड डबल रोटी बना लेते हैं और उस डबल रोटी में चरस डाल देते हैं छोटा छोटा, तो अब वो तो डबल रोटी हो गया, चरस कहां रहा?
तो उसी के लिए ग नंबर पॉइंट लिखा है कि उपरोक्त पदार्थ को मिलाकर बना कोई अन्य पदार्थ, जैसे चरस को मिला के डबल रोटी बनाया, हसीस को मिला के कोई पेय पदार्थ बना दिया। इसमें दोनों प्रकार के पदार्थ हैं, एक तो पेय भी होंगे और दूसरा सामान्य पदार्थ भी होंगे। ठीक, पेय मतलब पीने योग्य होंगे या सामान्य, जैसे लगाने वाला हो उसको आदमी पी लेता है, जैसे आयोडेक्स तो लगाने का है लेकिन लोग पीते हैं, नशा करते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि आप उसको मिलाकर के कुछ बना सकते हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो दवाइयां बन ही नहीं पाएंगी ना। ये जो दर्द निवारक दवाइयों में तो इसका उपयोग होता है, तब तो बन ही नहीं पाएगा। तो नहीं बन पाएगा तो उसके लिए आगे प्रावधान किया गया होगा कि उसको बनाना कैसे है, तो उसके लिए आगे प्रावधान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखते हैं उपधारा मतलब 4 कहता है कैनाबिस पौधा। गांजा भांग समझ में आ गया, बस वही समझो। कैनाबिस पौधा वो समझ में आ गया तो सब है। कैनाबिस मतलब कैनाबिस ग्रुप का कोई भी पौधा, यानी वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार कैनाबिस वंश का कोई भी पौधा कैनाबिस पौधा कहा जाएगा। अगला नंबर पॉइंट कहता है केंद्रीय सरकार के कारखाने। इसका मतलब है ऐसा कारखाना जो कि केंद्र सरकार के स्वामित्व में हो, यानी केंद्र सरकार उसका देख रेख सब कुछ कर रही हो, या कोई अन्य कारखाना, कोई अन्य कंपनी या कारखाना जिसमें कम से कम 51% की भागीदारी सरकार की हो। ठीक, यानी 51% इक्विटी शेयर। 51% होने का मतलब यह है कि जितनी ज्यादा भागीदारी उतना ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर किसी कंपनी में, और जितना ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर उतना कंपनी को अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। तो अगर 51% है मतलब कभी वोटिंग होगी तो 50 से ज्यादा होगा तो वो वाला पार्टी जीत जाएगा, मतलब वो वाला डिसीजन होगा। तो यहां पर 51 है यानी 51 वाला पार्टी जीत सकता है, इसीलिए उसको बोलेंगे क्या, केंद्र सरकार के कारखाने जो उसके स्वामित्व में है वो भी और आगे हैं वो भी। अब हम आगे पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे कोकीन, जिससे बनता है व्हाइट पाउडर। जो फिल्मों में आप देखते हैं ऐसा करके नशा कर लेते हैं ना, वही चीज। उसके बाद और भी चीजें पढ़ेंगे, हीरोइन को गंजा करके मार्केट में बेचने का भंगार में, वो भी पढ़ेंगे। ठीक, तो अब जो समय है थोड़ा अधिक हो गया है, तो अब मैं इसको चाह रहा हूं कि अगले वीडियो में कंप्लीट करूं। अब अगले वीडियो से जहां से कोकीन शुरू हो रहा है, क्योंकि यहां पे ना जब क्लास करवाना होता है, पढ़ाना होता है, तो अलग अलग चीजें आती हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है। जैसे अब स्लाइड में ले जाके दिखाना, यहाँ पे पुरानी चीजें रिकॉल कराना, सब चीजें, तो थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए आज का समय बस इतना ही है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, परिभाषा कंप्लीट मतलब ये अधिनियम बहुत तेजी से चलेगा। आपसे यहीं से प्रश्न पूछा, देखिए कि गांजा क्या है, फल फूल वाला पूछ लिया, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। चरस क्या है, तो अब आपको भूलेंगे नहीं चरस क्या है, गांजा क्या है। ठीक, तो 1 घंटा आपके 4, 5, 6 घंटे के बराबर है, क्योंकि फिर भूलना, याद करना, सब चीजें, दिमाग में भी अलग गार्बेज, वो अलग चीज है। लेकिन अब जो चीजें चलेंगी, 2 चीजें हमको बहुत स्पष्ट तौर पे पढ़नी है। एक तो कोका, जिसके अंतर्गत कोकीन बनेगा, और एक पढ़ना है हमको अफीम,
जिससे बनता है, जिसमें रासायनिक चीज जो होता है जिसको बोल देता है मॉर्फिन, दर्द निवारक होता है, लेकिन वहां से भी प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा और छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगले क्लास में ये जो परिभाषा वाला पूरा सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार।